ख्याल है क्वेश्चन? कोई आइडिया? क्वेश्चन क्या है? कुछ समझ आ गया, कुछ नहीं है? सर इधर क्वेश्चन में एक वर्ड ब्रेक को हमने बेसिकली चेक करना है। यहाँ पे उन्होंने एक हमें स्ट्रिंग दी होगी एस वेरिएबल में, जो कि हमने check करनी है। एक हमारे पास सेकंड डिक्शनरी होगी, ठीक है। तो उसमें हमने ट्रू उस वक्त रिटर्न करना है कि अगर जो एस हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है वो अगर सेगमेंट हो सके स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस के साथ। फॉर एग्जांपल इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आज एग्जांपल नंबर 1 है यहाँ पे लीड कोड दिया गया वर्ड एस वेरिएबल में, और हमारे पास सेकेंडली यहाँ पे वर्ड डिक के नाम से एक डिक्शनरी है हमारे पास, और उसमें लीड और कोड है वो सेपरेटली यहाँ पे दिया गया है। इसलिए अगर हम देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे एस वेरिएबल में स्ट्रिंग है वो हम सेम हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी में बाहर है, ठीक है। ये मतलब इसके सेपरेट पार्ट्स हैं जिसको इसने यहाँ पे सेगमेंटेशन का वर्ड दिया है, सेगमेंटेड इसने कहा है हमें, ठीक है। और इसी तरह जो एग्जांपल नंबर 2 है उसमें अगर हम देखें एप्पल पेन एप्पल है एस वेरिएबल में, और जो हमारे पास वर्ड डिक्शनरी है उसमें एप्पल और पेन सेपरेटली है। अब इसमें हम देखें तो ये स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस के साथ ये वाला वेरिएबल हमारे इसके साथ मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी इसने ट्रू रिटर्न करवा दिया। बट जो एग्जांपल नंबर 3 है वहाँ पे जो कैट्स एंड जो डॉग है उसमें सर ये आप एक्सप्लेन कर देंगे? मुझे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि लाइक ये सीखो बहुत है। देखिए कैट्स यहाँ तक आ गया, ठीक है। एंड अब ये डी एक ही है, या वो एंड हो सकता है या वो डॉग हो सकता है, ठीक है। अगर डॉग होगा तो वो फिर बीच में एन रह जाएगा, डी नहीं आएगा उसमें। तो यहाँ पर जो डी मिसिंग है ना, उसकी वजह से फॉल्स आया, क्योंकि एंड में भी डी आता है और डॉग में भी डी आता है। तो आप इसको ना मतलब अगर आप कहते हैं कैट एंड, तो डॉग का ओजी रह जाएगा, डॉग नहीं बनेगा, क्योंकि एंड में डी यूज हो गया ना, ठीक है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि आप उसको ना आपने स्प्लिट करना है, और स्प्लिट होना चाहिए, बीच में कोई लेटर मिस भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं है कि कोई ऐसा लेटर है जो कि आप एवरी जो वर्ड हो वो इस डिक्शनरी में, मतलब स्प्लिट करने के बाद एवरी वर्ड जो है वो इस डिक्शनरी में लाई करना चाहिए। मतलब पहला वर्ड ये बन गया यहाँ स्टार्ट से लेकर, फिर एंड बन गया। अब ये ओजी जो है वो इस लिस्ट में, इस डिक्शनरी में नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। अगर यहाँ पर ओजी एग्जिस्ट करता होता या एक और डी होता, तो बहुत केसेस में हम यहाँ ट्रू रिटर्न करते हैं। सर आप वो कैसे मतलब हम उसको स्प्लिट कैसे करेंगे कि आप हमें पता चल जाएगा कि आप स्प्लिट आपने कर देना है? हाँ यही तो क्वेश्चन है, ये आप सोच के बताए ना कि किस तरह होगा। इसमें देखें तो यहाँ तक स्प्लिट कर लें एप्पल, ठीक है, फिर पेन, और फिर एप्पल एक और भी है। तो इसका मतलब ये है कि एक वर्ड जो है वो मल्टीपल टाइम भी आ सकता है, मतलब लाजमी नहीं है कि वो एक दफे अपीयर होगा। तो एनी आइडिया? मैडम मीना आप कुछ बताएंगी? कुछ आपको समझ आ रहा है? समझ आ गया लेकिन सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा। हाँ मैडम फिजा आप कुछ ऐड करेंगी? जब क्वेश्चन में ना द थर्ड एग्जांपल जो है वो थोड़ी सी इट्स बेटर टू कम अप विद द सॉल्यूशन बिफोर कमिंग टू द सॉल्यूशन। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में कह रहा है एप्पल पेन एप्पल वर्डिक्ट। अच्छा इसमें एप्पल 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो एंड वर्डिक्ट में जस्ट वंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट्स मीन दिस कैन स्टिल बी it can still be break into these two words. मतलब डिक्शनरी में से हम एप्पल को जितनी मर्जी मर्तबा यूज करें, इट डजंट मैटर, ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास कैट्स एंड डॉग है स्ट्रिंग एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोग अगर सी को पिक करें फॉर एग्जांपल, इनिशियली हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है कि हमारे पास अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हमारे पास वो वर्ड डिक्शनरी में पड़ा है या नहीं है। तो what we can try to do is we can try every single substring starting from specific index। तो अगर मैं C से स्टार्ट करूं तो C एक सबस्ट्रिंग अभी बनी है इस पूरी स्ट्रिंग की, ठीक है। तो C जो है वो मेरी वर्ड डिक्ट में नहीं पड़ा हुआ, तो आई कैन मूव टू द नेक्स्ट लेटर CA। नाउ आई विल चेक कि CA मेरे पास वर्ड डिक्शनरी में पड़ा है, सो इट इज नॉट प्रेजेंट देयर एज वेल। फिर मैं T पे आ जाऊंगी, CAT में चेक करूंगी, CAT मेरे पास पड़ा हुआ है, तो यस दिस इज प्रेजेंट देयर। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मूव टू, अब मैंने इतनी ये वाली सबस्ट्रिंग फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं अपनी इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकती हूँ कि अब मैं कहती हूँ कि चलो अब इसमें चेक करो, इस रिमेनिंग स्ट्रिंग में चेक करो क्या क्या रिमेनिंग वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं इस डिक्शनरी में। तो अब मैं सैंड डॉग को चेक करूंगी, उसमें मैंने सबसे पहले एस को चेक किया, एस इज नॉट प्रेजेंट देयर। फिर उसके बाद मैंने एस ए को चेक किया, नहीं प्रेजेंट है। एस एन को चेक किया, नहीं प्रेजेंट है। एस एन डी जो है वो मुझे मिल गया। सो आई सेड ओके, यहाँ तक भी स्ट्रिंग जो है ना इतनी वैलिड है मेरे पास, यहाँ तक वैलिड हो गई है। तो अब मैं फिर सब प्रॉब्लम पे आ जाऊंगी और आई विल चेक कि क्या ओजी मेरे पास, मतलब इस वाली सब स्ट्रिंग में मैंने चेक करना है कि इसकी सब स्ट्रिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि ये भी मुझे मिल गई है। तो अब मैं ओ को चेक करूंगी, ओ मुझे नहीं मिला। देन आई विल चेक ओजी, ओजी मुझे नहीं मिला। तो इस केस में मतलब मैं इसको स्प्लिट कैट एंड सैंड में तो कर सकती हूँ, लेकिन इवेंचुअली ओजी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। तो आई विल रिटर्न फॉल्स कि इस तरह से अगर मैं इसको ट्राई टू स्प्लिट करूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब व्हाट आई विल डू इज आई विल गो बैक टू दिस प्रीवियस पार्ट जहां तक मेरे पास स्ट्रिंग जो थी वो अवेलेबल थी, लाइक फर्स्ट पार्ट में ना, या सैंड से पीछे अगर मैं चेक करूँ, मतलब देन अगर मैं जब मैं इस वाली सब स्ट्रिंग पे थी, ठीक है, इस वाली सब प्रॉब्लम पे थी, तो इस सब प्रॉब्लम में ना सैंड डॉग को मैं ये चेक कर रही हूँ कि सैंड डॉग को मैं सैंड में तो स्प्लिट कर सकती हूँ, लेकिन सैंड ओजी में स्प्लिट नहीं कर सकती। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट दिस इनटू द specific words. So what I will try to do is I will check, okay, let's see can I split this into sand O। I will not be able to, because previously मैंने यहाँ तक तो split कर दिया था, ठीक है, but because यहाँ why I'm checking it for sand O, because sand O भी present हो सकता है, sand OG भी present हो सकता है मेरे पास। तो वो भी मैंने चेक नहीं किया था, मुझे सैंड मिल गया था, तो आगे मैंने चेक किया था कि क्या ओजी को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ या नहीं, तो वो मुझे नहीं मिला। तो व्हाट आई ट्राई टू डू कि प्रीवियस एग्जांपल पे दोबारा से जाऊँ और उसके ऊपर मैं चेक करूँ कि क्या सैंड ओ प्रेजेंट है। फिर आई विल चेक कि क्या सैंड ओजी प्रेजेंट है, तो इट इज नॉट प्रेजेंट, आई हैव रीच्ड द एंड। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इतनी स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था और इतनी स्ट्रिंग को मैं ना अभी तक कोई भी वैलिड वर्ड्स में स्प्लिट नहीं कर सकती सैंड ओजी को। तो व्हाट आई विल गो डू इसके प्रीवियस में इस प्रॉब्लम पे थी ना, तो अब इसको मैं एक्सपैंड करूंगी। अब मैं वापस आऊंगी एस पर, अब मैं चेक करूंगी क्या कैट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो मतलब अभी ना हमने इसको कैट में स्प्लिट किया था और फिर आई वाज ट्राइंग टू स्प्लिट सैंड ओजी। तो मैं तो ये वाली इस तरह से अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करूँ ना कि सिंपल कैट में स्प्लिट कर दूं और फिर आगे चेक करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अब आई विल ट्राई कि अगर मैं इसको दूसरी कोई और पॉसिबिलिटी ट्राई करती हूँ कि लेट्स ट्राई दिस कैट्स। तो कैट्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल है, वैसे ओके दिस इज ओके, देन आई विल गो टू दिस सब प्रॉब्लम एंड ओजी। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी ए प्रेजेंट है, नो, एन प्रेजेंट है, नो, डी प्रेजेंट है, यस। तो यहाँ तक इतनी भी मेरे पास अवेलेबल है। तो अब मैं फिर इसको इस सब प्रॉब्लम पे आ जाऊंगी ओजी के ऊपर। अब ये ओजी भी मेरे पास फिर अवेलेबल नहीं है, तो आई विल से ओके, फिर अब ये एंड ओजी भी स्प्लिट नहीं हो सकता वैलिड वर्ड्स में। आई विल ट्राई एंड ओ, देन आई विल ट्राई एंड ओजी। तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, सॉरी इतना मैस क्रिएट हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आई विल सी कि ओके कैट्स के साथ भी मैं अगर इसको स्प्लिट करूँ ना, अगेन पॉसिबल नहीं है रिमेनिंग सब स्ट्रिंग को स्प्लिट करना। कैट्स में तो मैं कर सकती हूँ, बट रिमेनिंग सब स्ट्रिंग को फर्दर जो है ना स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आई विल चेक फॉर कैट्स ए, फिर नहीं प्रेजेंट, कैट्स ए एन चेक करूंगी, नहीं प्रेजेंट, एंड सो ऑन। तो इवेंचुअली मैं जब सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लूंगी ना, तो आई विल सी कि इट इज नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट दिस इनटू दीज वैलिड वर्ड्स। कुछ वर्ड्स में तो मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, बट सारे वर्ड्स में मैं इसको स्प्लिट नहीं कर सकती। So I will return false in this case. Otherwise, if I can reach to the end और मैं split कर सकती हूँ कोई भी valid, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही हमारे पास valid split available हो, there can be multiple valid splits available. So whenever I reach to the end, I will immediately return true in that case. Yeah, very clear explanation. अच्छा, किसी को ना समझ आया या कुछ वेग सी पिक्चर है
आप लोगों की? नहीं सर, मैडम मीना वो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? और समझ आएगा। सही हो गया। अच्छा क्लियर मैडम इसकी, जी मैडम मीना आप कुछ कह रही हैं? ये तो क्लियर है। सही हो गया। अच्छा मैडम मीना आप बताएंगे कोड इसका मतलब किस तरह की चीज होगी? आपने कुछ समझ आया तो उससे आप कुछ। रिकर्सिव ही होगा आई थिंक सो। सही है, रिकर्सिव होगा, बिल्कुल ठीक है। और हैश में बनाएंगे इन सबका अलग अलग कितने वर्ड हैं डिक्शनरी के, और इसका भी जहाँ है अनऑर्डर सेट बना लेंगे हम, लेकिन हमें उनका हाँ सीक्वेंस जी। भी तो मेंटेन करना है ना, सीक्वेंस भी तो इम्पोर्टेंट है। हैश में अपना तो हमें सीक्वेंस नहीं मिलेगा फिर। सही है। देखें कोड अभी लिखते हैं, थोड़ा सा फर्दर क्लियर हो जाएगा। जो ये मैडम कह रही थी ना कि आप एक्सपेंड करते रहे, पहले सी से देखें नहीं है प्रेजेंट, तो आप टाइम सेव करने के लिए ना उसको आप जिस तरह आपने कहा कि सेट बना लें या हैश में बना लें, ताकि कांस्टेंट टाइम में आप स्ट्रिंग को सर्च कर सकें। ठीक है, मतलब ये है कि वर्ड डिक्शनरी जो है वो एक सेट है, एक किस्म का। ठीक है, अभी तो लिस्ट है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर लें सेट में, ताकि कांस्टेंट टाइम में आप सर्च कर सकें। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, एनी वन ऑफ यू और मेरी मैडम फिजा, अगर आप भी कह सकें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अच्छा, इसकी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम ना एवरी सिंगल पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं इसमें। ठीक है, हम पहले सी को चेक करें, मतलब हम ना कर रहे हैं कि लेट्स ट्राई दिस सी, देन सी ए टी एंड सो ऑन। देन हम ए पे आए, हम मतलब वर्ड्स केस में हम लोग के पास सी फॉर एग्जांपल मिल गया, या ये पूरा नहीं मिला, हम ए से स्टार्ट करेंगे, फिर ए टी एस ए एंड सो ऑन। सो दिस ये चीज तो होगी ओ एन स्क्वायर्ड, मतलब हर पॉसिबल जो सब स्ट्रिंग हमें ट्राई करनी है ना, दैट विल टेक ओ ऑफ एन स्क्वायर्ड टाइम। ठीक है, ये चीज हो गई ओ एन स्क्वायर्ड वाली। बाकी हम लोगों ने अगर वर्ड डिक्शनरी में चेक करना है कि एक स्पेसिफिक वर्ड जो है वो प्रेजेंट है वहां पे या नहीं, तो वो लेगा ओ ऑफ वन टाइम, क्योंकि हम उसको सेट में अगर कन्वर्ट कर दें, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो वन टाइम लेगा वो। तो उसको हम ऑप्टिमाइज करने के लिए सेट में वर्ड्स डिक्शनरी को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज ये भी हो सकती है कि व्हेन आई एम ट्राइंग CATS, मतलब मैंने यहाँ से इसके अंदर अपेंड वगैरह तो करा दिया, एंड आई गोट दिस कैट्स यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर आई गेस अब अगर मैं ATS पे आऊँ, ठीक है, तो मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यूज लेके एक स्पेसिफिक एंड तक ना मुझे कोई स्लाइसिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि ना और स्लाइसिंग जो है वो यूजुअली ऑफ एंड टाइम लेती है। तो एवरी सिंगल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए आई विल नीड टू परफॉर्म दी स्लाइसिंग। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि इतनी सब स्ट्रिंग मुझे बताओ कि क्या वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो मुझे स्लाइसिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी टू गेट दिस सब स्ट्रिंग फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि विदाउट स्लाइसिंग इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट दैट सब स्ट्रिंग। तो हमें उस सब स्ट्रिंग को गेट करने के लिए स्लाइसिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, व्हिच टेक्स ओ ऑफ एन टाइम। सो एवरी सिंगल ऑफ एन स्क्वायर्ड पॉसिबिलिटीज में से ना, हर एन स्क्वायर्ड पॉसिबिलिटीज में से हर एक पे हम लोग को एक स्लाइसिंग भी परफॉर्म करनी पड़ी है, व्हिच इज टेकिंग ओ एन टाइम। So this will take in worst case of n cubed time. मेरा थोड़ा, मैं अपनी परसेप्शन शेयर कर लेता हूँ, हो सकता है वो मतलब राइट हो सकता है रॉन्ग हो। देखिए, आपने जैसा कहा ना कि आपको मतलब ये स्ट्रिंग एक्सपेंड करनी पड़ रही है अप टू n, अगर n आपकी साइज ऑफ दिस लिस्ट है, तो आप ये समझे कि बिल्कुल बेस जहाँ से हम कॉल कर रहे थे, बेस कह लें, या जो बेस नहीं कहना चाहिए, जो वेरी फर्स्ट कॉल थी उसमें आपके पास वो एक्सपेंड होगी n टाइम्स, राइट? अगर उसके नीचे सब प्रॉब्लम में जाता है, फॉर एग्जांपल सी एग्जिस्ट कर रहा होता, तो उससे ऑनवर्ड सारे जो कैरेक्टर्स थे वो फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग में काउंट होने थे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट रिकर्शन में उसको n-1 मिलने थे। ठीक है, फिर उससे का नेक्स्ट लेवल पे देखा जाए तो वो n-2 होने थे। वर्स्ट केस कह रहा हूँ कि एक लेटर मिल जाता है, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ठीक है, मतलब इस लेवल पे भी उसने अल्टीमेटली n को ढूंढना है, मतलब आइटरेट करना है। इस लेवल पे उसने ऑलमोस्ट n, लेकिन n-1 उससे एक रिड्यूस होगा। ठीक है, मतलब उससे ऑनवर्ड एंड तक जाना है। तो मुझे तो ये n फैक्टोरियल लग रही है कि आपको मतलब हर लेवल पे ना, मतलब एक किस्म का n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 until
at last level you will have only one character, right? तो मुझे तो ये वो अगर इसको बात करें तो मुझे यूं लग रहा है, पता नहीं अब ये ठीक है या नहीं, इससे आप ये ना एग्री कर? n, I don't think so that it will be like you're saying it's n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 and so on. तो हम इसको अगर उस तरह से लिखे ना, मतलब आप अगर इसका रिकर्सिव ट्री फॉर एग्जांपल बनाते हैं, तो आपने इनिशियली कैट्स एंड डॉग को पिक किया ना, तो इनिशियली आपने सी को पिक किया, फिर आपने किया सी ए, फिर आपने किया सी ए टी, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे से आए सी ए टी आपने कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप जो है लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक इज कि अगर हम इसको रिकर्सिव ट्री में बनाएं, ठीक है, तो और यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे आप आए और आपने चेक किया सेकंड इंडेक्स से, दिस इज द थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट किया, फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट किया, मतलब व्हाटएवर यू आर ट्राइंग विद दिस, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉल सी से पिक किया, सी से आप आगे जा रहे हैं सी ए पर, तो इधर से आपकी कितने कॉल्स जा रही हैं, एन कॉल्स इधर जा रही हैं, इधर से इफ यू आर ट्राइंग सो यू आर मेकिंग एन कॉल्स हियर एंड अच्छा, इसको ना रिकर्सिव ट्री में बना के मुझे लग रहा है शायद n फैक्टोरियल से ज्यादा भी हो सकती है। n पावर n भी हो सकता है, मतलब अगर आप देखें तो n की पावर n, इस तरह नहीं हो सकता। Can you try to make it ट्री, क्योंकि ट्री बनाने में मुझे हमेशा एक प्रॉब्लम होती है जो ट्री बनाते हुए ना, तो कैन यू ट्राई टू मेक अ ट्री, फिर थोड़ा सा इसको चले वो भी बात है। मैं क्विकली अगर इसके सॉल्यूशन में जाकर जस्ट उसके देख लूं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर उसने डिस्कस की हुई, अगर की हुई टॉप डाउन डायनामिक प्रोग्रामिंग, इसकी बात कर लेते हैं। ये इसने अगर मैं मेमोराइज किया हुआ होगा तभी इस तरह का मेमो डिफाइन किया हुआ, तो m टाइम्स चलें मैं ट्री बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं देख रहा था शायद क्विक हमें एक रेफरेंस मिल जाए। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स अज्यूम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है, लेट्स अज्यूम इसको मेमोराइज करके मेमोराइज तरह करेंगे, इस पे बात अगर कर लेते हैं। किस तरह करेंगे और मेमोराइज करने के बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अच्छा, इसको आपने पहली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना, यू आर राइट, इट कैन बी n raised to the power n, maybe it is n factorial multiplied by n raised to the power n, can be very bad। मतलब इसकी अभी ट्री बना के थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि इसकी जो है ब्रूट फोर्स में अगर हम मेमोराइजेशन ना करें, बट इफ वी डू मेमोराइजेशन, तो उस केस में what we are doing is कि हम लोग हर एक सब प्रॉब्लम का, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो अपने पास स्टोर करा रहे हैं ना, तो हमने अगर यहाँ तक पहले मतलब ये वाला चीज हमने पहले से ही अगर कर ली थी स्टोर अपने पास, ठीक है, और हम लोग किसी और पाथ से दोबारा यहाँ पे पहुंचे हैं, तो हम इसको दोबारा से जो है वो रिकम्प्यूट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि n कॉल्स यहाँ से हमारी रिड्यूस हो रही हैं फॉर एवरी सिंगल ऑफ द मेमोराइज्ड सॉल्यूशंस। तो अगर n कॉल्स हमारी रिड्यूस हो रही है ना, if I say that it's taking n raised to the power n, because I think it will be like this, अगर क्योंकि हम लोग को हर एक स्पेसिफिक हमारे पास यहाँ पे n कॉल्स बनी ना हर एक ट्री में, फिर इधर से फिर n कॉल्स बनी, फिर n कॉल्स बनी एंड सो ऑन। तो हम लोग अब क्या करें कि जो सॉल्यूशन हमारा मेमोराइज्ड हो गया है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इस ट्री में आए थे, इस ट्री में आके हमने ये 1 2 3 वाले भी स्टोर करा लिए थे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इंडेक्स 1 था, इंडेक्स 2 से था, इंडेक्स 3 से था, तो इसको हमने ऑलरेडी इस वाले पाथ में जो है ना कंप्यूट कर लिया था। जब हम इस पाथ पे वापस आएंगे ना, तो ये वाली कॉल्स भी हमें नहीं लेनी पड़ेंगी, इधर से भी कोई कॉल नहीं, इधर से भी कोई कॉल नहीं है, हम ऑलरेडी जो है ना रिटर्न करा देंगे। तो आई गेस उस केस में हमारे पास जो है ना हर लेवल पे सिर्फ n कॉल्स ही होंगी, दिस विल नॉट बी मोर देन n, एंड टोटल हमारे पास जो है लेंथ स्ट्रिंग की जो है वो है n, तो हम देंगे n, और हर एक के कॉल के ऊपर हमारे पास n है, तो दिस विल बी n plus n which will be I guess, अगर हम इसको हाँ अच्छा, ये अगर हम इसको n plus n सारा कर दें ना, तो ये इवेंचुअली n को हम बाहर निकाल देंगे, दिस विल बी 1
plus 1 up to so on, because there are n such calls और या n levels हैं हमारे ट्री के, तो this will be total n, ये sum up होके n हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n squared, और फिर ये हो जाएगा n multiplied by n squared, so ये हो जाएगी n cubed. I guess maybe I might be wrong, but I think this might be the complexity with memorization. मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि इसको मेमोराइज करने के लिए आपने किस फॉर्म में डेटा सेव किया होगा, ट्रू या फॉल्स फॉर्म में? ट्रू और फॉल्स में, यस. इंडेक्स होगा बस एक हमारा केस इंडेक्स पे से हम अगर स्टार्ट करें तो क्या इतनी सब स्ट्रिंग, बिकॉज हम लोग कह रहे हैं कि क्या इतनी सब स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो मतलब अगर स्ट्रिंग पे है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज 0 1 2 3 4 5, तो इंडेक्स 5 पे अगर हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर दिया सब स्ट्रिंग का आंसर, तो इट विल बी द ट्रू और फॉल्स. तो सही हो गया, इस तरह मेरे ख्याल में मेक सेंस कर रहा है. इसको कोड कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा, मतलब मैं जब कोड राइट करेंगे मे भी उसमें क्लियर हो जाए. अभी मुझे मतलब मैं आपकी बात से किस लेवल पे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आंसर नहीं पता कि इसका क्या आंसर है. अच्छा, अब ये क्या किया कि ये जो वर्ड डिक्शनरी है ना, जो हमें, उससे मैंने वो बना ली, सेट बना लिया ताकि कांस्टेंट टाइम में सर्च कर सकूं. और मैंने इसको बेशक में, ठीक हो गया. अच्छा, मैंने हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया, मैंने एस पास कर दिया. अरे आपने एक ही सेट के सारे किए एंटर या अलग अलग किए? मैडम क्लियर नहीं हुआ, आप क्या पूछ रही हैं? अरे आपने एक ही सेट बनाया है इसका वर्ड डिक्शनरी का, मतलब इसमें बेसिकली डिफरेंट वर्ड्स है ना, डिफरेंट लेटर्स हैं, इस तरह इसमें लीफ है, फिर अलग कोड है, नहीं, इसको वो आपने अलग अलग सेट बनाया या एक ही सेट बनाया? एक सेट के अंदर ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, मतलब हर, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा कैरी करेगा, कीप करेगा, और इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो वर्ड्स वो एज ए स्ट्रिंग अच्छा, करेगा. ठीक है, सही है, ठीक है. अनऑर्डर जिस तरह मैप होता है उस तरह सेट है, और ये स्ट्रिंग्स, और उसका क्या नाम रख इसमें दिया. जो कीज होंगी, ये पूरा पूरा इस तरह लीड है, ये पूरा एक वो होगा, की होगा इसका, हाँ, लीड कह सकते हैं. की कह लें या जो भी कह लें, वो सेट में एक मतलब यूनिक वो नंबर वो रखता है. वैसे तो ये मोस्ट प्रोबेबली यूनिक ही होंगे, लेकिन ठीक ये है. कि यूनिकनेस वो रखेगा. टाइम में सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, अब आपने हेल्पर फंक्शन को में क्या देना है, एस दे दिया, सेट दे दिया, इंडेक्स दे दिया, किस इंडेक्स से स्टार्ट करें, और फिर देखते हैं आगे क्या चाहिए. और ये जो रिटर्न करेगा उसी को हम कहते हैं रिटर्न कर दे, तो यहाँ से अलग से रिटर्न ना करना पड़े. अब हेल्पर फंक्शन क्या करेगा, बुलियन टाइप रिटर्न होगी. हेल्पर फंक्शन स्ट्रिंग एस बाय रेफरेंस पास करें, क्योंकि हमें कोई उसमें कॉपी क्रिएट नहीं हो. फिर हमने अनऑर्डर सेट रखा, अनऑर्डर सेट को हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, रेफरेंस कॉल कर दिया, सेट कर दिया, आई. अच्छा, एक तो ये होगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होगा तब भी, इफ आई ग्रेटर और इक्वल टू एस डॉट साइज रिटर्न रिटर्न ट्रू. ठीक है, इसका मतलब वो एंड तक पहुंच गया. अच्छा, अब यहाँ पर एक लूप लगेगा, उस इंडेक्स से लेकर वो अपनी, उसने एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स बिल्ड करना है. ठीक है, उसने कहा कि इंट जे कह देते हैं, जो कि इंडेक्स आई से स्टार्ट हो रहा होगा, जे लेस देन साइज जे प्लस प्लस. एक मिनट में इसकी चार्जिंग कनेक्ट करूँ.
तो अब ये जो स्ट्रिंग है वो expand expand हो जाए। अब हम will be कहाँ से इसको आपको मेरी आवाज सही आ रही है? Yes. ठीक है। अच्छा, उसमें कितने लेटर्स हो? J माइनस आई, जिस तरह लेंथ होती है ना, कितने कैरेक्टर्स हो? एक किस्म के दो पॉइंटर्स हैं, अगर J और I दोनों इक्वल हैं फर्स्ट टाइम तो उसकी लेंथ 1 होगी, तो एक सब स्ट्रिंग जो J से स्टार्ट हो रही होगी, इनफैक्ट I स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक स्टार्ट यहाँ से होनी है और कहाँ तक होनी है उसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो एक सब स्ट्रिंग हमने पिक कर ली। अब हमने फाइंड किया कि अगर फाइंड हो गया str है वो सेट में है, सेट डॉट काउंट कर लें, काउंट में उसमें काउंट नॉन जीरो है, ओनली देन हमने इसको उसमें, तो हम कर लेते हैं हेल्पर फंक्शन कॉल करना है, और वहाँ से जो रिटर्न होगा उसको अगर और कर लिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर एक रख लेते हैं फ्लैग, और यहाँ पर उसको ये कर लेते हैं रिटर्न जो हो कहीं से भी, अगर एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हमें दैट्स व्हाट वी नीड। ठीक है, तो फ्यूचर की जो एक सब प्रॉब्लम बन रहा है उसमें वो तमाम वैल्यूज में से उनको और करेगा, और इसको एस कॉमा जो सेट है वो पास कर रहा है, और जैसे जे के साथ J+1 करना पड़ेगा, यानी जे तक तो कर लिया उसने फाइंड, उनके साथ कॉल कर रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे ये वाली स्ट्रिंग तो मिल गई है, ये इस सेट में प्रेजेंट है, तो अब एक हेल्पर फंक्शन कॉल करो एक सब प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, और वहां से ट्रू रिटर्न नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि या तो आए आउट ऑफ रेंज हो रहा होगा, या फिर अब ये रिटर्न रहेगा ना, अगर कहीं से भी रिटर्न नहीं होता तो ये फॉल्स ही रहेगी। पहले हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखी है, और ब्रांचेस जो उसने चेक करके आनी है और यहाँ से उसको कम्युलेट करना है, तो यहाँ से हमें रिटर्न करना चाहिए रिटर्न, ये चेक करके आओ, अगर उस तुम्हें एंड तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें ट्रू मिलेगा, अपने से पिछली कॉल में वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जहां तक आपने चेक कर लिया, जैसे लीड आपको चेक हो गया, तो आपने सब प्रॉब्लम में कहा कि ऑनवर्ड जो जो भी स्ट्रिंग है ना, जो कि यहाँ पर कोड ही है, तो मतलब पहली आइटरेशन में जैसा मैडम फिजा ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि वो एक्सपेंड करना शुरू करेगा, तो इस लूप में वो कॉल ही तब होगी जब उसको इतने लेटर मिल जाएंगे, एटलीस्ट ये वर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा डिक्शनरी में, तो एक सब प्रॉब्लम के लिए देखेगा, अगर वहां से फॉल्स मिलता है तो अपने से पिछले कॉल्स के फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब कि वो पाथ उसको नहीं मिला, अगर फॉर एग्जांपल लीड कोड्स होता है यहाँ पर एस आखिर में डाल देता, तो उसको लीड कोड्स नहीं मिलेगा, लास्ट एस नहीं मिलेगा, या कोड्स नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो अगर बेस कंडीशन को टच करेगा इसका मतलब ये है कि वहां तक एंड तक पहुंच सका, ओनली देन ये रिटर्न जो है वो अपने से पिछले कॉल को पॉजिटिव मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। if this thing, ठीक है, तो ये टाइम लिमिट एक्सीड करेगा फिर इसको मेमोराइज करेंगे। चलो ठीक है, तो ये मेक सेंस कर रहा है। 35 इसने पास किया। अब हमें एक बड़ी स्ट्रिंग के लिए हमें, क्योंकि मल्टीपल आपको वर्क दोबारा दोबारा करना पड़ रहा है, इसकी वजह से टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर बूलियन टाइप की एक डीपी एरे बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ बोल
उसका साइज क्या होगा, उसका साइज वही होगा जो एस एस इसको बढ़ा लेते हैं साइज, उसको फॉल्स नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको ना इंट रख लेते हैं, क्योंकि आपको फॉल रखना पड़ेगा और फिर वो ट्रू या फॉल्स रखेगा, तो हम ये कह लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट नेगेटिव वन है। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो वन कर लेंगे, फॉल्स रिटर्न करेगा तो जीरो कर लेंगे, लेट्स से। ठीक है, तो ये डीपी अरे क्या कर रही होगी, इसको हम पास करेंगे वेक्टर डीपी अरे में बाय रेफरेंस कॉल कर रहे हैं पी, और इसमें यहाँ पर हमने डीपी कॉल करनी है डीपी डीपी। अच्छा यहाँ पर हमें चेक ही करना है कि इफ डीपी डॉट आई, ठीक है, if p dot I not equal to -1, that means we have completed our work. तो हम द वैल्यू मतलब हमें ठीक है, ये रिटर्न based on की वैल्यू पे if dp वैल्यू is 1 रिटर्न 2 else false। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डीपी एरे में ना हमने वैल्यू अगर 1 डाली हुई है, इसका मतलब ट्रू था, हमने रिटर्न वैल्यू बूलियन रिटर्न करनी। और यहाँ पर अगर हम देखें हमें क्या डीपी को वैल्यू देनी पड़ेगी पी आई, डिपेंड करेगा रिटर्न वैल्यू, अगर रिटर्न वैल्यू ट्रू है तो 1 अदरवाइज 0। ठीक है, तो आप यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है उसको हमने कीप करने के लिए डीपी को, अगर वो ट्रू रिटर्न था तो यहाँ पर इसको वैल्यू 1 मिल रही है, अदरवाइज 0। और रिटर्न हमने रिटर्न नहीं करना। ठीक है, बेसिकली इसको स्टोर करें ताकि फ्यूचर में यूज हो सके। एनीथिंग एल्स, इसको क्या मतलब, मुझे लॉग नहीं करो। इसमें मैं देखता हूँ कोई और नहीं है, -1 अगर है तो इसमें ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू थी, कॉल की वैल्यू आई, वैल्यू 1 0 कर दी, हम डीपी अरे नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हो गए। ठीक है, इसको टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहा है। इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। जी मैडम, वैसे तो टाइम लिमिट एक्सपीड में होनी चाहिए थी, बट वन मोर इसमें ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे 19th लाइन पे आपने लिखा है ना, और के साथ रिटर्न, मतलब जो इसकी रिजल्ट वैल्यू है इधर ट्रू और फॉल्स, फॉर द यहाँ कॉल, पे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हेल्पर से हमें रिटर्न हो रहा है ना ट्रू, तो हम बाद में फर्दर कॉल्स करें ना, हम डायरेक्टली वहां से रिटर्न ट्रू करवा दें। तो इससे ही होगा कि फिर इसको कोई फ्यूचर, फिर एक बार इसको अगर आंसर मिल गया तो इसको फर्दर सब स्ट्रिंग्स के लिए दोबारा से पीछे जाके दोबारा से कोई और वैल्यूज के लिए चेक नहीं करना पड़ेगा। सही कह रही हैं। तो मैं ये कहूँ कि अगर चाहे करूँगा मैं इसको, या सिंपली इसको ब्रेक कर दें यहाँ से, इफ रिटर्न है, मतलब इफ इट्स ट्रू तो देन ब्रेक द लूप, डोंट मेक एनी फर्दर कॉल्स। सही कह रही हैं। इसको आई थिंक दैट्स नाइस आइडिया, इसको इसी तरह रख लेते हैं। ठीक है, खत्म करता हूँ। If return is true, then ठीक है, तो यहाँ से फर्दर और कॉल नहीं होंगी, अदरवाइज ये चेक करेगा।
हम देखते हैं क्या करना है। अच्छा अच्छा, आई एम थिंकिंग ये ब्रेक जो है ये फॉर लूप को ब्रेक करेगा या ये इस ये क्योंकि नेस्टेड इफ्स आ रहे हैं ना इसमें। नहीं, ये इफ का मतलब है कि ये लूप से ब्रेक होता है, मतलब आप भी कह रही है नेस्टेड इफ है तो अच्छा, इसमें आई थिंक स्लाइसिंग की वजह से कर रहा है इस तरह से, शायद ये वन स्क्वायर्ड सॉल्यूशन मांग रहा हो चलो मतलब। मैडम यूं कर लेते हैं, ये तो एक माइनर चीज है ना, इन जनरल बेस मतलब बेस लाइन तो लॉजिक ठीक लग रही है, कोई इशू नहीं है। मेमोराइज करने में मैं देखूंगा इसको, अगर किसी तरह हो सके तो, अगर हम एक प्रॉब्लम और देख सकें एटलीस्ट स्टेटमेंट रीड करने की हद तक हो जाए। तो मतलब ये ना एक बड़ा हेल्पफुल सेशन है जिसमें सारे लोग अपना अपना इनपुट देते हैं तो सबको फायदा होता है। तो अब मैं फोकस पे कर रहा हूँ कि क्या कोई प्रॉब्लम बेशक सिंपल हो जाए, मीडियम हो जाए। सिंपल ही देख लेते हैं, फिर 10 मिनट में इजी में। चलिए इसको देखते हैं। पहले ट्राई की हुई लेकिन नहीं हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैडम आपने किया हुआ ये वाला क्वेश्चन? मैंने नहीं किया। हाँ चलिए इसको देख लेते हैं, एटलीस्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है।
एक्चुअली क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। आप लोगों में से किसी को अगर क्वेश्चन ना समझ आया यस सर, जरा समराइज कर। समराइज कर लो। देखिए आपको ना ग्रिड दी हुई है, ठीक है। ग्रिड के अंदर या 1 वैल्यू होगी या -1 होगी, ठीक है। 1 का मतलब ये होगा कि उससे, उसने एक्सप्लेन किया है कि उससे बॉल जो है ना वो राइट साइड पे मूव होगी। उसका मतलब है कि लेफ्ट से, मतलब राइट की तरफ, मतलब कमिंग डाउन, ठीक है, डायगोनल की तरफ मूव होगी अगर 1 पड़ा हो। और उसके साथ वाला जो है वो भी, मतलब अगर 1 पड़ा हुआ है तो वो भी लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। इस स्लाइड की बात हो रही है कि यहाँ अगर बॉल गिरी तो वो स्लाइड कर जाएगी, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हर जगह से एक बॉल आएगी जो कि ना स्लाइड कर जाएगी डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज के। सिमिलरली अगर किसी जगह पे -1 पड़ा हुआ है ना, तो उसका मतलब है कि उससे जो बॉल गिरेगी वो इस तरफ आएगी। तो इस लोकेशन पे -1 है, तो यहाँ से बॉल इस तरफ आने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब इसके साथ वाले पे डिपेंड करेगा। अगर तो ये वी शेप है तो बॉल यहाँ फंस जाएगी, फिर वो और फर्दर नीचे नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर अगर बॉल है तो वो आती जाएगी जब तक उसको कोई बीच में वी ना मिले। वी का मतलब है जो, मतलब जिस जगह पे ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ब्लॉक हो गई, क्योंकि इस साइड से भी स्लाइड करके बॉल इधर आएगी और इस साइड से भी इधर आएगी, तो ये बीच में स्टक हो जाएगी। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर बॉल गिरे, मतलब कोई इस तरह का होता है, तो साइड पे भी स्टक कर सकती है। अगर अगर ये वाली स्लाइड जो है ना येलो इस तरह होती, तो जब बॉल यहाँ गिरती तो वो इधर स्टक कर जाती, ठीक है। तो वी तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये कॉर्नर वैल्यू है। सिमिलरली मतलब यहाँ पर गिरेगी तो ये इस तरफ आएगी। अगर यहाँ पर -1 पड़ा होता, -1 पड़ा होता अगर इस जगह पे, तो ये वाली बॉल यहाँ पर गिरती तो यहाँ स्टक कर जाती, ठीक है। तो अभी वो इस तरह नहीं है। तो पॉइंट है कि 1-0 के कुछ अरेंजमेंट है जिसकी वजह से बॉल, आप जिसे कहें एक पाइप की तरह की चीज बन रही है, जो कि ना बॉल गिरेगी तो उसको पाथ मिल रहा है, तो वो मतलब बेस तक पहुंच रही है, ठीक है। तो आंसर में आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो बॉल गिरी, कौन सी बॉल थी, ये वाली बॉल, मतलब इस कॉलम पे जो गिर रही है बॉल, हर कॉलम के ऊपर एक बॉल गिर रही है, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सी बॉल बेस तक पहुंच रही है। तो अगर वो 1 है इसका मतलब कि वो बेस तक पहुंच रही है, अगर वो 0 है तो नहीं पहुंच रही। तो इस केस में अगर आप इसको देखें तो ये वाली बॉल यहाँ पर स्टक कर जाएगी, ये वाली बॉल और ये वाली बॉल यहाँ स्टक कर जाएंगी, ये वाली बॉल यहाँ स्टक कर जाएगी। तो सिर्फ एक ही बॉल है जो कि यहाँ से एंड तक पहुंच रही है। बेशक वो दूसरे कॉलम में गिरी है, जिस इसके अपने अंदर नहीं गिरी, लेकिन बेस तक पहुंच रही है, ठीक है। तो आपने 1 रिटर्न किया। ये यही बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, कॉलम 0 से जो है ना वो कॉलम 1 में आ गए, ठीक है। तो आपने ये बताना है कौन कौन सी बॉल बेस तक पहुंच रही है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? यस सर, हो अच्छा, गया। यहाँ पे ना थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग में बता। अच्छा, वो बॉल किस जगह गिरेगी उसकी पोजीशन रिटर्न करनी है, ठीक है। यहाँ 1-0 नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि